प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। आज महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर चलते हैं और इस महत्वपूर्ण चैप्टर के अंतर्गत जो आज बात पर हम चर्चा करेंगे वो प्रमुख बातें हैं उद्योग एवं सेवाओं से संबंधित। और उद्योग और सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण बात आज के प्रमुख चर्चा के बिंदु है, जिसको आपको समझना जरूरी है, परीक्षा उपयोगी है। तो आइए बच्चों चलते हैं, एक एक बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया है यहाँ पर, सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप। सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप, या कहा जा सकता है कि सेवा से जुड़ी हुई जो दो रूप है वो दो रूप है कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग के लिए सेवा बहुत आवश्यक होता है और उसके बिना किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। और ऐसे कहा जा सकता है तो ये तीनों ही एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। सेवा है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के साथ जुड़कर सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सेवा का दोहरा रूप देखा जा रहा है, वो है कृषि और उद्योगों में। जैसे कि कृषि के जो कच्चा माल है उसको उद्योगों तक के पहुंचाने के लिए सेवा परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कोई ट्रक हो। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सेवा के अंतर्गत। जब कृषि से उत्पादित जो माल होता है वो किसी परिवहन के माध्यम से उद्योग तक के पहुंचता है, तो वहां पर कच्चा माल का एक उद्योग के द्वारा उत्पादित माल तैयार किया जाता है। उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, वो भी परिवहन के माध्यम से, और वहां पर एक उपयोग की वस्तु प्राप्त होता है। यदि सेवा का कार्य अगर ठप कर दिया जाए, या परिवहन या कोई भी ट्रक चलाने वाला या कोई परिवहन के जो साधन है वो अगर हड़ताल में अगर बैठ जाए, तो फिर कृषि उत्पाद वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे और उद्योगों को वो सेवा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, तो कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेवा के लिए भी कृषि जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है। ये दोहरा रूप कार्य करती है सेवा के लिए, और सेवा भी इन दोनों के लिए ही जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ में इसका भी संबंध है। तो इस प्रकार से हम पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप का मतलब यही होता है कृषि और उद्योग से जुड़ा होना। दूसरा जो पॉइंट महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आ जाता है 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन। हम देखते हैं तो स्वतंत्रता के पहले की जब बात करते हैं तो औद्योगिकरण का विकास ही नहीं हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारत में व्यापार करने आई, तभी औद्योगिकरण यहाँ पर धीरे धीरे शुरुआत हुआ, और कुछ समय के बाद में ये धीरे धीरे उद्योग की गति बढ़ने लगी। और स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में कुछ औद्योगिक नीति बनी, और 1990 के बाद में और इसमें सुधार हुआ। औद्योगिक नीति जो बनी उसमें सुधार हुआ। उसमें सुधार इस बात की हुई कि लाइसेंस की नीति लागू कर दी गई। लाइसेंस की नीति लागू कर देने के कारण इसमें बहुत सारे दस्तावेज
जमा करना पड़ता था, और उस जमा करने के बाद में उस दस्तावेज का जांच पड़ताल, छानबीन, तो इसमें समय लग जाता था और धन की भी बर्बादी हो जाती थी। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन और समय अधिक लग जाने के कारण इसमें राजनीतिक संबंध जुड़ जाता था। कोई सोर्स है या कोई राजनीतिक नेताओं के पकड़ से बड़े जो कंपनी, बड़े जो उद्योगपति होते थे वो अपना काम आसानी से करवा लेते थे, लेकिन वहीं पर छोटे तबके के जो उद्योगपति होते थे उनको इस प्रकार से लाइसेंस की प्रणाली या लाइसेंसी पद्धति के कारण उसको उद्योग चलाने में बहुत परेशानी होती थी। कई बड़े उद्योग भी कुछ कुछ ऐसे थे, उनको भी लाइसेंस प्रणाली या लाइसेंस पद्धति के कारण बहुत परेशानी हुआ। तो इसके कारण कुछ समय के लिए औद्योगिकरण का जो विकास है वो रुक गया था। फिर 1990 के कुछ अंतराल के बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, लाइसेंस जो पद्धति है उसमें परिवर्तन किया गया। तो इस परिवर्तन के कारण धीरे धीरे फिर औद्योगिकरण, विदेशों को भी कच्चा माल खरीदने का या यहाँ पर आकर कोई भी उद्योग स्थापित निजी या अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर उनको छूट मिल गई। तो ऐसे करके औद्योगिकरण में एक परिवर्तन आया और धीरे धीरे फिर उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण आगे बढ़ता गया। इसके बाद में फिर आगे चलते तीसरा, उद्योगों से पर्यावरण को हानि और उसके हानि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो आज देखा जा रहा है तो तेजी के साथ में औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, और उस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज देखने को मिलता है तो हमारे जो पर्यावरण तेजी के साथ उसका ह्रास हो रहा है, और भूमि, जल और वायु ये तीनों प्रभावित हो रहे हैं। भूमि पर उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ या विषैले पदार्थ भूमि पर फेंक दिए जाते हैं, और नदी नालों के द्वारा रासायनिक पदार्थ है उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। वायुमंडल में निकलने वाले धुएं हैं और धूल है, ये सम्मिलित हो जाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के बीमारी और हमारे जो भूमि के कारण फसलों को भी नुकसान, या भूमि जो है वो अनुपजाऊ बनते जा रहा है। तो इस प्रकार से आज देखा जा रहा है तो औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना से जन धन की हानि अलग हो रही है, और भूमि, जल, वायु ये सब प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार उद्योगों के कारण एक हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है तो इसमें निजी कंपनियां हैं उनके लिए एक औद्योगिक नीति अपनाया गया है, और उनको बताया जाता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ, मैले गंदे पदार्थ हैं उनको उचित ढंग से उसका प्रबंधन किया जाए, और कल कारखाने से निकलने वाले जो धुएं हैं या मशीन की जो आवाज है उस पर नियंत्रण किया जाए। ऐसे एक औद्योगिकरण नीति अपनाई गई ताकि आसपास में रहने वाले जो जनजीवन है उनको इस हानि से बचाया जा सके, और कृषि जो भूमि है उनको बचाया जा सके।
अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ भूमि बनाया जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उद्योगों की स्थापना से बड़े भूभाग भी चपेट में आ जाते हैं। कृषक जो होते हैं वो अपने भूमि से बेदखल हो जाते हैं या उनको वहां से हटना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सरकार ने यह प्रयास किया कि उसको विस्थापित करने के लिए अलग स्थान या उनको कुछ मुद्रा के रूप में, और चिमनी की ऊंचाई है उसको मशीनों का रख रखाव, और आपका रासायनिक या अपशिष्ट जो पदार्थ है उसके लिए प्रबंध, ये सारी चीज की व्यवस्था एक उद्योग के लिए कर दिया जाता है, ताकि किसी भी जनधन या कोई भी आस पास के रहने वाले जो निवासी है उनको हानि न हो। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में चौथा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व है। उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक तत्व या प्रभावित करने वाले जो तत्व कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्व जो आता है वो है सबसे पहले भूमि। किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए या उद्योगों का जब चयन किया जाता है तो उसके लिए एक बड़े भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी वन संपदा से घिरा हो या कोई कृषि क्षेत्र हो या रिक्त पड़ी भूमि हो। वैसे देखा जाता है तो वन संपदा नष्ट हो जाते, कृषि भूभाग कम पड़ जाते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो खाली पड़ी भूमि है जो उपयोग के लायक नहीं है ऐसे भूभाग को उद्योगों की स्थापना के लिए चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो उद्योग की स्थापना के लिए जमीन भूमि इसका होना जरूरी होता है। दूसरा जो आता है वो है पूंजी। उद्योग की स्थापना के लिए इसमें पूंजी, बड़ी मात्रा में पूंजी, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो या किसी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्राप्त की गई हो या वो खुद उद्योगपति अपना कुछ पूंजी लगाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के साधन, कच्चा माल खरीदना है या मजदूर को देना है पारिश्रमिक के रूप में, या परिवहन तो या दैनिक कार्यों के लिए पल पल में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की स्थापना के लिए एक पूंजी, कार्यशील पूंजी हो या स्थायी पूंजी हो, ये बहुत जरूरी है एक उद्योग की स्थापना के लिए। इसके बाद तीसरा जो आ जाता है वो है ऊर्जा। शक्ति के साधन या शक्ति के स्रोत का आ जाता है। एक उद्योगों को संचालित करने के लिए, वहां पर मशीनों को चलाने के लिए या कोई भी उत्पादन कार्य करने के लिए ऊर्जा या शक्ति के स्रोत जैसे कि कोयला है, बिजली, ये बहुत जरूरी ऊर्जा के स्रोत है। तो जहां पर उद्योग स्थापित हो रहा है उसके आसपास कोयले की खान होना चाहिए या बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होना चाहिए। निकटतम कोई भी स्थान है वहां से विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो जाना चाहिए। तो एक उद्योग को संचालित करने के लिए, एक मशीन को चलाने के लिए और वहां पर प्रकाश व्यवस्था के लिए या कई प्रकार के ऐसे कई साधन हैं, उसको संचालित करने के लिए शक्ति के साधन
की जरूरत पड़ता है। जैसे कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, तो यहाँ पर कोरबा थर्मल पावर से इलेक्ट्रिक या विद्युत प्राप्त हो जाता है, और रायगढ़ वगैरह क्षेत्र है, कोरबा से ही कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति के साधन जरूरी होता है एक उद्योग की स्थापना के लिए। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है परिवहन। परिवहन का साधन, जैसे कि किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए या किसी भी उद्योग को अगर चलाना है या उद्योग की स्थापना करना है, तो वहां पर या तो सड़क मार्ग या रेल मार्ग होना चाहिए, ताकि कच्चा माल को उस परिवहन साधन के माध्यम से वहां तक के लाया जा सके, और जो उत्पादित माल है उसको बाजार तक के ले जाने का या अन्य क्षेत्रों तक के उसको पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन ये भी जरूरी है। रेल है, जैसे कि ट्रकें हैं, इसके लिए एक परिवहन की व्यवस्था भी होना चाहिए, तब वहां पर उद्योग स्थापित हो सकता है। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर समतल मैदान हो, ताकि परिवहन के साधन वहां पर उपलब्ध हो सके, या उनके आने जाने के लिए रेल लाइन या पक्की सड़कें का जाल बिछाया जा सके। इसके बाद अगला जो चलते हैं वो है पांचवा, कच्चा माल। उद्योग के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है कच्चा माल। जब उद्योग की स्थापना की जब बात चलती है, तो कितने दूर से कच्चा माल आएगा, कहाँ से कच्चा माल आएगा, और उसका लागत क्या होगा, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, इस बात को पहले एक योजना बना लिया जाता है, तब वहां पर उद्योग की स्थापना के बारे में सोचा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, तो कच्चा माल ये इस्पात कारखाना है, लोहे का कारखाना है। तो लोहे का कारखाना है तो इसके लिए लौह अयस्क चाहिए। तो लौह अयस्क आएगा कहाँ से? लौह अयस्क कच्चा माल है, तो उसको कहाँ से लाया जाएगा और कितने दूर में प्राप्त हो जाएगा, तब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना यहाँ पर करना ठीक रहेगा। तो इस बारे में विशेषज्ञों ने मंथन किया कि यहाँ पर दल्ली राज है, वहां से कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, और आसानी से परिवहन के माध्यम से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क प्राप्त हो जाएगा, और उससे फिर उत्पादन शुरू किया जा सकता है। तो कोई भी उद्योग की स्थापना जब किया जाता है, तो उसके लिए कच्चा माल कितने दूरी में उसको प्राप्त होगा, इसके बारे में विचार विमर्श करके फिर वहां पर उद्योग की स्थापना किया जाता है। इसके बाद में फिर बाजार की व्यवस्था। उद्योग की स्थापना करने के समय इस बात को भी आवश्यक हो जाता है कि उत्पादित जो माल है उनके लिए एक उचित बाजार की व्यवस्था कितने दूर में किया जाएगा या कितने दूर में है वो। तो उत्पादित जो माल है उसके लिए निकटतम बाजार की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि कोई भी उत्पादित, जैसे कि अहमदाबाद, वहां पर सूती वस्त्र की मिलें हैं, और पास में ही उसके बाजार का एक प्रमुख केंद्र है मुंबई, वहां पर उत्पादित अहमदाबाद से सूती वस्त्र वहां पर आसानी से सप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे निकटतम बाजार की व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि वो वस्तु उत्पादित हो और वहां पर जाकर आसानी से बिक सके और उद्योगों को वो आर्थिक लाभ मिल सके। तो उद्योगों की स्थापना करने से पहले निकटतम बाजार की स्थिति को देखना चाहिए, बाजार की स्थिति के अनुसार से ही उद्योग की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद में सातवां जो आ जाता है वो है श्रम। कोई भी उद्योग जब स्थापित होता है तो इसमें भूमि की आवश्यकता तो पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन
महत्वपूर्ण जो जरूरत है वो है श्रम। मशीन को चलाने के लिए या कई प्रकार की कार्यान्वयन काम करने के लिए या प्रबंधक के आधार पर, तो किसी न किसी मानव श्रम जो होता है वो एक उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक मानवीय श्रम नहीं मिलेगा, चाहे वो शारीरिक रूप से करने वाला हो या मानसिक रूप से करने वाला हो, तो श्रम, और वो भी श्रम ऐसा नहीं कि दूर में कई 100 किलोमीटर के दूरी में अगर श्रमिक लाया जा रहा है या वहां से कोई भी कर्मचारी लाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर लागत ज्यादा आएगा उद्योगों में। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहां से मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी आसानी से मिल सके, और तकनीशियन या मशीन को संचालित करने वाला या उसको चलाने वाला निकटतम वो प्राप्त हो जाए। तो उद्योगों के लिए निकटतम या आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर से कर्मचारी, मजदूर आसानी से मिल जाना चाहिए, तब वो कारखाना को चलाया जा सकता है और उसके लागत, जो आने वाले लागत है, उसको बचाया जा सकता है। तो एक उद्योगों की स्थापना के लिए श्रमिक या श्रम भी अति आवश्यक समझा जाता है। 8वां जो है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाता है। तो सरकार को ये चाहिए कि उद्योगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उद्योग से वस्तु निर्मित होते हैं और कई हजारों व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है, तो सरकार को भी इसमें कई प्रकार के ऐसे नीति बनाया जाना चाहिए या नीतियों में सरलीकरण कर देना चाहिए या नीति में कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए, ताकि उद्योग स्थापित करने के लिए वो सहयोग प्राप्त कर सके। तो कोई भी सरकार जब बैठती है तो उन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए या उन उद्योगों को एक विकसित उद्योग की श्रेणी में लाने के लिए कुछ न कुछ औद्योगिक छूट भी मिलना चाहिए या कुछ औद्योगिक नीति को सरल बनाना चाहिए, ताकि उद्योग को आसानी से संचालित किया जा सके। तो इस प्रकार से एक उद्योग को स्थापित करने के लिए औद्योगिक नीति भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसके बाद में अंतिम जो आ जाता है साहसी। साहसी जो होता है एक साहसपूर्ण कार्य करता है, उद्योग को संचालित करता है और उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, पूंजी लगाता है और उसमें होने वाले जो नुकसान को भी वहन करता है। तो साहसी का मतलब यही होता है कि जब उद्योग तो स्थापित हो गया, उद्योग स्थापित होने के बाद में वहां पर उत्पादित माल को बाजार में ले जाना है, तो वहां पर तेजी की स्थिति, मंदी की स्थिति या श्रमिकों या कर्मचारियों का हड़ताल, तालाबंदी, ये बहुत सारी उद्योगों को बंद करने का एक जरिया बन जाता है और उसको बचा कर रखना एक साहसी का काम होता है, एक जोखिम भरा काम होता है और उस जोखिम को जो वहन करता है, क्योंकि उद्योग चला रहा है मतलब भविष्य में उसको बहुत सारे जोखिमों का सामना करना पड़ेगा और वो जानता है कि मैं उद्योग स्थापित कर रहा हूं तो उसमें भविष्य में कुछ न कुछ नुकसान भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, तो उसको वहन करना पड़ेगा। तो जो जोखिम को वहन करता है और जोखिम को वहन करके आगे उस उद्योग को बढ़ाने की कोशिश करता है, वही साहसी होता है। तो एक उद्योग को संचालित करने के लिए साहसी का भी महत्वपूर्ण भूमिका
इसमें बने रहती है। तो इस प्रकार से उद्योग स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताया गया। उसके साथ साथ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपको समझाया गया। इसके बाद में अगला चैप्टर और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।